घबरा रहे हैं इन्वर्टर से, बैटरीज वगैरह से, क्योंकि इनकी प्राइस अभी भी काफ़ी है, तो आने वाले वक्तों में इनकी भी कम हो सकती है। बैटरीज की कम होगी क्योंकि वो जो पीक था गर्मियों के सीज़न का वो गुजर गया है। अब जो स्टॉक्स हैं वो उन्होंने ख़त्म करना है किसी ना किसी तरीके से। अब उन्हीं में भी कुछ परसेंटेज नीचे गिरी प्राइस की। इन्वर्टर है उस पर वो नहीं कम कर सकता। बैटरीज जो हैं वो उसके हाथ में नहीं है, तो उसके हाथ में है क्या? ब्रेकर्स, इंस्टॉलेशन है, ब्रेकर्स की क्वालिटी और जो स्टैंड की क्वालिटी है, जो तार की क्वालिटी है, वो इन्हीं को ही सस्ता करेगा। जब इनको सस्ता करेंगे तो आपके लाखों रुपए ज़ाया हो रहे हैं। देखेंगे अब ये दो एंगल बन, इनके दोनों के एवरेज, एवरेज के ऊपर आएंगे ना तो आपको एक अच्छी एफिशिएंसी मिलेगी। ठीक है। तो ज्यादातर लोग 35 से 45 डिग्री के तक, थोड़ा सा साया भी पड़ रहा हो किसी एक पैनल पे। हाँ जी, किसी एक पैनल पे जो शेडो है, हाँ, वो उसने उस प्लेट की कन्वर्जन एफिशिएंसी तो कम कर दी है। अच्छा, उस प्लेट की करेगा, उस प्लेट की कर दी, सही चलेगा? नहीं चलेगा। बाकी जो पैनल्स हैं वो उस पे तो धूप ठीक पड़ रही है। हाँ, उस पे तो ठीक चल रही है, लेकिन जो कि हमने जो प्लेटें आपस में जोड़ी हैं वो सीरीज में जोड़ी होती है। अब पीछे वाली तो 13 एम्पेयर बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये सेंटर वाली बना रही है कोई 7 एम्पेयर, तो इसने तो 13 नहीं गुजरने देना। तो क्या इसलिए बाकी सबको भी साथ में ले आना, क्योंकि हमारे पास ना किसी की प्रमोशन है ना किसी ने हमें प्रमोशन करने के लिए कहा, तो हम एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो लोगों के फायदेमंद हो। ये ना हो कि आज हम कह दें कि ये कंपनी बड़ी अच्छी सर्विस दे रही है, किसी का एक्सपीरियंस बुरा हो जाए तो नाम तो हमारा लग जाए। लेकिन हम चाह रहे हैं कि जनरल इन्फॉर्मेशन दें कि जो कंपनी सर्विस को देखना है, सर्विस सेंटर देखना है कि आपको कौन सा सर्विस सेंटर आपके शहर में होना चाहिए, आपके शहर में हो जाए, कुछ ज्यादा दूर ना हो। ठीक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुगल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलर इन्वर्टर्स के बारे में। आप जानते हैं कि मार्केट में बहुत सी इकसाम के सोलर इन्वर्टर्स मिलते हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स के हैं। इसके अलावा देसी सोलर इन्वर्टर्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो बहुत से लोग जो सोलर सिस्टम अपने घर में लगवाना चाहते हैं, तो उनके जहन में ये सवाल आता है कि कौन सा सिस्टम जो है, ख़ासकर जो इन्वर्टर है, वो बेहतर रहता है और कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, और इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म जो है वो उनके लिए मसाइल का सबब नहीं बनता। तो इसी के ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर वकास अहमद साहब, जो कि सोलर इंजीनियर हैं। यूईटी के R&D सेक्शन में 3 साल उन्होंने अपनी खिदमत सर अंजाम दी है, और भी बहुत सी इनकी खिदमत हैं R&D के हवाले से। और इसके अलावा जो सोलर सिस्टम्स हैं उनके अंदर भी इनकी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस हैं। इन्होंने खुद बहुत से सिस्टम्स डेवलप किए हैं। तो चलते हैं हम अपने गेस्ट की तरफ। जी, तो वकास साहब, सबसे पहला जो हमारी ऑडियंस का क्वेश्चन है वो ये है कि एक बंदा है जो कि जिसके घर में कोई 5-7 पंखे चलते हैं, फ्रिज है, पंप है, मोटर वगैरह, तो उसके लिए जो बेस्ट इन्वर्टर है या इसके अलावा बेस्ट सोलर सिस्टम है वो कौन सा रहता है, कितने किलोवाट का रहता है? और आमतौर पे जो आजकल देसी इन्वर्टर भी आए हुए हैं, बहुत से लोग उसको भी प्रेफर कर रहे हैं। तो आपकी रिसर्च के मुताबिक या आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक, क्योंकि आप ये सिस्टम में लगाते भी रहे हैं, तो क्या देसी इन्वर्टर और ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, जितनी भी ये टाइप्स होती हैं, इनमें से कौन सा ज़्यादा बेहतर रहता है? सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड। ऑन ग्रिड से मुराद यह है कि आपने अपने सोलर सिस्टम को अपनी यूटिलिटी सर्विस के साथ ऐड कर दिया, जमा कर दिया। अगर हम ऑफ ग्रिड की बात करें तो इसमें होगा कि आप अपने सोलर सिस्टम को अपनी यूटिलिटी सर्विस के साथ ऐड नहीं करेंगे, इसको उसके अजाफी पैरेलल में चलाएंगे। इसमें आपको ये करना होगा कि कुछ लोड आपका सोलर पे चल रहा होगा, और जैसे ही आपका लोड ओवरलोड होता है इन्वर्टर की कैपेसिटी से, तो वो यूटिलिटी पे, तो वो फुल बाय फुल यूटिलिटी पे चला जाता है। उस वक्त चाहे दोपहर का टाइम हो, सोलर पीक पे हो, आपके 3 किलोवाट में से 2.5 किलोवाट प्रोड्यूस हो रहे थे, लेकिन जैसे ही वो 2.5 किलोवाट से ऊपर गया है आपका लोड, सारे का सारा लोड जो है उसने शिफ्ट कर देना है ठीक यूटिलिटी के ऊपर। तो उस वक्त हम कहें कि दिन के वक्त बड़ी अच्छी धूप थी, बड़ा अच्छा काम चल रहा था, लेकिन सिस्टम हमारा क्या हो चुका है, सारे का सारा बाईपास हो चुका है। अच्छा, ये होता है ऑन ग्रिड में, ये होता है ऑफ ग्रिड में। ठीक हो, क्योंकि ऑफ ग्रिड में जिस इन्वर्टर की ऑफ ग्रिड के अंदर 3 किलोवाट की पावर है, वो 3 किलोवाट के ऊपर लोड चला ही नहीं सकता। तो जैसे ही उसको सिग्नल मिलना है कि लोड जो है 3 किलोवाट से बाहर हो रहा है, तो उसने उसी वक्त खुद ब खुद उसको शिफ्ट कर देना है पूरे का पूरा यूटिलिटी। अच्छा, ये पार्शियली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता? ये पार्शियली डिस्ट्रीब्यूट तब करेगा जब 3 किलोवाट से लोड कम हो। ठीक हो। मिसाल के तौर पर सोलर जनरेट कर रहा है 2500 वाट्स,
और आपका लोड है 3000 वाट, तो जैसे ही 3 किलोवाट से आपने डिफरेंस लेके आए हैं 500 वाट का, वो पहले तो कोशिश करेगा कि बैटरी से वो पूरा कर लिया जाए। लेकिन अगर हमारे इन्वर्टर की सेटिंग इस तरह की हो वो बैटरी इस्तेमाल ही ना करे, तो वो अब क्या करे, अब वो सोलर की जो 2500 वाट आ रही है और जो वापडा से आ रही है, उन दोनों को जमा करके तकरीबन 3000 वाट बनाना शुरू कर दे। इसको कहते हैं वापडा शेयरिंग होगी। और अगर आप सोलर बंद कर दें उसी वक्त और वो पहले जाएगा बैटरी की तरफ, और बैटरी से तो 3000 वाट एकदम से नहीं वो ले पाएगा, और वो सारे का सारा लोड किस पे चला जाएगा, यूटिलिटी के ऊपर। यूटिलिटी और फिर बाद में बैटरी को ऐसा ऐसा मिक्स करने की कोशिश करेगा, लेकिन बैटरी ने तो ऐसा ऐसा वीक हो जाना है, उसके अंदर जो चार्जिंग है वो खत्म हो रही है, तो सारे का सारा ऐसा ऐसा लोड किसके ऊपर जा रहा है, यूटिलिटी के ऊपर जा रहा है। इससे यानी कि बिल में ज्यादा कमी नहीं आती, इसमें बिल में ज्यादा कमी नहीं आएगी। और इसका ये है कि अगर आपने ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाया हुआ है और आपने कोई मोटर चला ली है, कोई ऐसा लोड चलाया है जो जिसका कैपेसिटी से ऊपर, जो इसकी कैपेसिटी से बाहर हो गया, तो फिर तो जो आपके 250 वाट जो लोड चल रहा था वो भी बाईपास हो गया है वापडा के ऊपर। इसका मतलब है कि आपके वो जो 2500 वाट है वो इस्तेमाल नहीं हो रहे जो सोलर से आ रहे, तो इस वजह से हमें लगेगा कि हमारे बिल में तो कोई खातिर कमी नहीं आ रही। टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें पता नहीं होते, और ना ही जो टेक्नीशियन नजर आते हैं वो हमें बताते हैं, और बाद में हमारे लिए परेशानी का टेक्नीशियन हजरात आपको सिर्फ या सोलर इंस्टॉलर सिर्फ वो चीजें आपको बताएंगे जिनसे आप मुतमिन होकर उनसे सोलर लगवा दो। ठीक, और उनकी मर्जी का, उनके ब्रांड का लगवा। हाँ, जो उनके पास मौजूद होगा वो आपको आपके हाथ में दे देंगे कि ये ले जी, ये सबसे बेहतरीन चीज। ठीक, अब चलते हैं ये जो हमारा ऑन ग्रिड सिस्टम होता है, क्योंकि मार्केट में ये मैंने सुना है कि प्राइस में भी काफी मुनासिब अच्छी कंपनियां आ रही हैं इसमें, और इसमें आप ग्रीन मीटर भी लगवा सकते हैं। हाँ जी, ऑन ये तो था पहले जो बात की हमने ऑफ ग्रिड के बारे में, लेकिन अब अगर आगे चले तो ऑन ग्रिड की तरफ चलें, तो ऑन ग्रिड में ये होता है कि आपने एक सिस्टम लिया है 3 किलो वाट का, और आपका लोड चला गया है 5000 वाट पे, आपका लोड चला गया है 5000 वाट पे, तो इससे ये क्या होगा कि वो 3000 वाट्स जो हैं वो सोलर के आ रहे होंगे और 2000 वाट मुकम्मल यूटिलिटी से आ रहे होंगे। ठीक है, जबकि ऑफ ग्रिड में इसको बाईपास कर रहा है, और जैसे उसकी रिले लगी है वो उसको कट ऑफ करवाती है और बाईपास कर देता है। लेकिन ऑन ग्रिड के ऊपर ये नहीं होता। ऑन ग्रिड आपको बहुत ज्यादा फायदा दे रहा होता है कि वो मुकम्मल मैक्सिमम पावर जो सोलर जनरेट कर पाता है वो सारे के सारा आपको डिलीवर कर रहा है। वो सारे का सारा जब आपको डिलीवर करेगा तो आपके बिल में खातिर कमी आएगी। लेकिन इसमें भी एक मसला है, जब लाइट या इलेक्ट्रिसिटी बंद होगी तो ये ऑन ग्रिड सिस्टम बंद हो जाएगा हमारा। अच्छा, यानी कि ये अगर मैं धूप है, फुल पीक पे धूप है आपकी और फुल एनर्जी आपकी प्रोड्यूस हो रही है, तो जैसे ही आपकी लाइट जानी है तो वो सारी वेस्ट होती है। जैसे ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी जो है वापडा से आ रही थी वो जैसे ही बंद हुई आपका ऑन ग्रिड सिस्टम बंद हो गया। अब आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, अब आपको ऐसे ही लगेगा कि आप लोड शेडिंग ही बर्दाश्त कर रहे हैं। ठीक, और इसके साथ इसका एक और फायदा ये है कि आप इसके साथ ग्रीन मीटर लगवा लेते हैं, जिसको आजकल AMI मीटर कहते हैं, एडवांस मीटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, जो बाहर जाने जो वापडा को जाने वाली बिजली है या इलेक्ट्रिसिटी है वो उसको भी काउंट करता है, जो आप वापडा से ले रहे हैं वो उसको भी काउंट करता है, और बिल के ऊपर इन दोनों की रीडिंग मौजूद हो जाती है, जिसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की तरह जाहिर कर दिया जाता है। और वो कुछ महीनों के अंदर वापडा वाले जो गेपको है या फेस्को है या लेस्को है वो कुछ महीनों के बाद उनको एडजस्ट करते रहते हैं कि आपने इतने इंपोर्ट किए थे, इतने एक्सपोर्ट किए हैं, उनकी रीडिंग इस तरह माइनस करके आपके जो पैसे हैं वो एडजस्ट होते रहते हैं कि आपने हमें इतनी बिजली, इतने यूनिट, इतनी प्राइस पे दी है और आपने हमसे ये ली। ठीक, अच्छा, इसमें जो ऑन ग्रिड सिस्टम है इसमें बैटरीज वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते बैकअप के लिए? नहीं, ऑन ग्रिड सिस्टम में बैटरीज इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक, और दूसरा ये जो आपने बताया कि लोड शेडिंग वाला मामला, इसका कोई सोल्यूशन है? हाँ जी, इसका भी सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन ये है कि आप हाइब्रिड इन्वर्टर लगाएं। अच्छा, साथ हाइब्रिड भी लगा लें, छोटा सा जो आपके पंखे वगैरह या इमरजेंसी जो चीजें नहीं, सिर्फ आप हाइब्रिड इन्वर्टर लगा लें। ठीक, ग्रिड टाई इन्वर्टर ना लगाएं, आप सिर्फ हाइब्रिड इन्वर्टर लगा लें, जो कि हाइब्रिड क्या होगा कि आपको। अच्छा, ये तीसरी किस्म है, पहले आपने ऑफ ग्रिड बताया, फिर ऑन ग्रिड, अभी हाइब्रिड है। हाइब्रिड, ठीक, तो इसमें वो ग्रिड टाई भी होगा और साथ में बैटरी भी मौजूद है कि जैसे ही लोड शेडिंग हुई है या बिजली चली गई है या कोई मसला आया था, यूटिलिटी सर्विस बंद हो गई है, तो ऑन ग्रिड ने क्या करना था, आपके सारे सिस्टम को बंद कर दवा कि कोई पावर आपको सोलर से नहीं मिल रही। लेकिन जो हाइब्रिड सिस्टम्स होंगे वो क्या करेंगे कि पहले तो वो एज ए ग्रिड टाई इन्वर्टर काम कर रहे थे,
वापडा के साथ, यूटिलिटी के साथ वो जुड़े हुए थे, वो ग्रिड टाई बने हुए थे। लेकिन जैसे ही यूटिलिटी सर्विस बंद हुई, बिजली की जो सर्विस थी वो बंद हुई है, अब उसने क्या करना है, बैटरी से बैकअप लेकर आपको दोबारा से बिजली फराहम करना शुरू कर देगा, और जो सोलर से आ रहा होगा वो भी आपको फराहम करना शुरू कर देगा। इसमें इसलिए इसकी प्राइस ज़्यादा है कि इसमें समझ लें कि ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड ये मिक्स होके आ रहा है, और ये आपको दोनों की सर्विस फराहम कर रहा है। सर्विस हो, यूटिलिटी सर्विस हो या ना हो, इसने फिर भी काम करना, हो तब भी काम करना। जी अच्छा, लाइफ के बारे में बता दें कि ज़्यादा जो पायदार है यानी कि रिलायबल सिस्टम है लोड के लिहाज से। वैसे आपको पता है कि हमारे बच्चे या घरों में होते हैं, ख़वातीन होती हैं, अचानक से वो जो मर्जी इस्त्री भी चला देती हैं, पंप भी चला देती हैं, कोई इतना एहतियात नहीं बरतती। तो उस लिहाज से जो रिलायबल सिस्टम है वो कौन सा है? रिलायबल सिस्टम, आप कोई भी अच्छी कंपनी का ब्रांड ले लें, वो सारे के सारे रिलायबल हो सकते हैं कब तक, जब तक आप चाहें। ठीक, लेकिन आपको कंपनी ने कहा था या उसके मैनुअल पे लिखा हुआ था कि आपने जो एक ब्रेकर इस्तेमाल करना है वो 32 एम्पेयर का इस्तेमाल करना है, और आप उसके ऊपर डाके लगा दें 50 एम्पेयर का, 60 एम्पेयर का ब्रेकर, तो ब्रेकर तो कभी नहीं काम करेगा। तो जब ब्रेकर नहीं काम करेगा तो वो जो सिस्टम जितना मर्जी रिलायबल हो वो रिलायबल नहीं रह सकता, क्योंकि उसने ट्रिप करना था ब्रेकर ने, क्योंकि इन्वर्टर के बाद ही ब्रेकर्स आने हैं, स्विचेस आने हैं। जब ब्रेकर ही काम नहीं करेंगे, हालांकि इन्वर्टर्स के अंदर भी मौजूद है प्रोटेक्शन, इन्वर्टर्स के अंदर भी काफ़ी मौजूद है, लेकिन आप कभी भी इन्वर्टर की कैपेसिटी को ना आजमान। ज़ाहिर है कि जब उसने उसकी जो प्रोटेक्शन है उसने यूज़ होना है तो वो ख़राब हो सकता है, सिस्टम आपको भेजना पड़ेगा, चाहे छोटा सा फॉल्ट आ जाए वो तो आपको भेजना पड़ेगा फिर। तो यहाँ पे आपने देखा ही होगा कि पाकिस्तान में सर्विस के हिसाब से जो वारंटी दे तो देते हैं, लेकिन उसका कितने % क्लेम हो रहा होता है ये हम सभी जानते हैं। ऐसे ही तो ना होने के बराबर है। इसलिए सिस्टम की कैपेसिटी ना चेक करें, उसके बाहर आप उसके अच्छे ब्रेकर्स और जो कंडक्टर्स हैं या रिलेज हैं, ओवरलोड की हैं, अंडर वोल्टेज की हैं, वो सारी की सारी इस्तेमाल करें। अच्छा, वो जो ब्रेकर्स हैं, ब्रेकर्स के साथ एक एसपीडी लगाते हैं, उसका क्या फंक्शन होता है? वो लगानी ज़रूरी होती है? एसपीडी हमें लगाना ज़रूरी तो होती है, लेकिन क्योंकि हम चाह रहे होते हैं कि सारा कुछ बगैर प्रोटेक्शन के चलता रहे तो हम चलाते रहते हैं। एसपीडी होती है सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस, कि जैसे ही वोल्टेज एक ज़्यादा हद से बढ़ जाए तो उन वोल्टेज को वो ग्राउंड करवाए, ये सिस्टम की तरफ ना जाने दे, उनको एक अलग रास्ता दे और ग्राउंड करवाए। और हम बाज़ दफ़ा देखते हैं हमारे जो स्पाइक्स आती हैं, एकदम से हाई वोल्ट आ जाते हैं, वो हाई वोल्ट सिस्टम को ख़राब करेंगे। अगर तो सिस्टम उसी वक्त उसके ऊपर काबू पा ले तो सिस्टम तो बंद करवा देगा, लेकिन बाज़ दफ़ा होता है कि सिस्टम थोड़ा सा लेट हो जाता, रिस्पॉन्स करने में लेट हो जाता, लेकिन जो एसपीडी है वो उससे ज़्यादा तेज़, क्योंकि एसपीडी तो बनी है इसके लिए, इसकी फंक्शनैलिटी है। और जैसे ही ओवर वोल्टेज आएंगे तो ये एसपीडी शॉर्ट सर्किट होगी ग्राउंड के साथ, तो सारे के सारे जो एक्स्ट्रा वोल्टेज होंगे वो डंप कर दिए जाएंगे ग्राउंड पे, जैसा मैंने न्यूट्रल वायर के ऊपर। क्योंकि कोशिश करें कि हमेशा सिस्टम के साथ अर्थ सिस्टम जरूर करें, चाहे वो कोई भी हो, हाइब्रिड हो, ऑन ग्रिड हो, ऑफ ग्रिड हो। ये समझ लें कि आपके सिस्टम को सर्ज करंट हो, सर्ज वोल्टेजेस हो, जो भी चीज़ है उनसे बचा लेगा। एसी अर्थिंग आपने करनी है, एसी अर्थिंग करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके सिस्टम को आग लगने का बहुत ज़्यादा खर्चा। ये आग जो है, आग ये डीसी ब्रेकर से आमतौर पे शुरू होती है। डीसी ब्रेकर से भी आग लग जाती है, क्योंकि हम एक सस्ते किस्म के डिवाइसेस वाली दुनिया में रह रहे हैं, हर बंदा सस्ती चीज़ लेने की कोशिश में है, और हम सस्ते डीसी ब्रेकर खरीदते हैं, और सस्ते डीसी ब्रेकर खरीदते हैं, उनके अंदर आइसोलेशन भी नहीं है, और जैसे ही हम ब्रेकर को ऑन या ऑफ करवाते हैं तो उसके अंदर स्पार्क होता है, स्पार्क से आग बनती है। अगर वो आइसोलेशन इतनी होगी उस स्पार्क को बर्दाश्त कर ले तो वो तो बच जाता है सिस्टम। अगर वो स्पार्क को बर्दाश्त ना कर सके तो वहाँ पे आग लग जाती है। इसका फिर यही सोल्यूशन है कि अगर आपने सस्ते ब्रेकर ही लगाने हैं फिर उससे बेहतर फ्यूजेस लगा लें, फ्यूजेस ज़्यादा बेहतर रहते हैं। हाँ जी, फ्यूजेस ये तो होगा कि फ्यूजेस बंद हो गए, एक दफ़ा काम तो बंद कर देंगे आपका, लेकिन आपको एक दोबारा से नई मेहनत करनी पड़ जाएगी, फ्यूज लेके आए, फ्यूज लगाएं, फिर चलाएं। तो ब्रेकर आपको ये सहूलत तो दे रहा है कि जैसे ही वो ट्रिप किया है तो आप उसको दोबारा ऑन कर सकें, लेकिन हमेशा अच्छी क्वालिटी का और अच्छी सिस्टम, अच्छे ब्रेकर लगाएं जिनके अंदर आइसोलेशन बेहतर हो। यहाँ पे जो देसी इन्वर्टर्स बन रहे हैं फैसलाबाद में, लाहौर में, उनके बारे में क्या कहेंगे? हाँ जी, उनके बारे में ये है कि वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन जितना वो क्लेम कर रहे हैं उतना नहीं। मिसाल के तौर पर वो क्लेम करते हैं जी 7 किलोवाट का हमारा इन्वर्टर है और ये 3 AC चला देगा, इतने पंखे चला देगा,
तो कभी भी आप उनके ऊपर रिलाई ना करें। हमेशा अगर आप 7 किलोवाट का सिस्टम लेके आए हैं तो उसको यही समझें कि ये 3 किलोवाट का है। अच्छा, अगर आप 3 किलोवाट समझ के इस्तेमाल करेंगे तो वो चलता रहेगा। लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं मैं तो बादशाह हूँ, क्योंकि मेरे पास 7 किलोवाट का इन्वर्टर है, तो मैं तो अब बड़ी फौज लेकर जाऊंगा चीज़ें चलाने के लिए, तो उससे वो कोई चीज़ किसी भी वक्त हो सकता है पहले ही मिनट में वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसके अंदर कोई किसी किस्म की प्रोटेक्शन नहीं, ओवर वोल्टेज की कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ओवर करंट की कोई प्रोटेक्शन नहीं है। वो सर्किट्स क्लेम करते हैं कि इसके अंदर ओवर करंट की प्रोटेक्शन है, लेकिन वो इतना ज़्यादा काम नहीं करते। अगर आपने आजमाना हो तो चेक करके देख लें उन्हीं की दुकान तो देखते हैं वो चेक करवाते हैं कि नहीं, कि ओवर करंट करवा के देखें। वैसे तो लोड चला के तो दिखा रहे होते हैं। हाँ, लोड अच्छा जी, वो अच्छा वो जो लोड चला रहे हैं ना वो होता है रेजिस्टिव लोड। अच्छा जी, लोड भी 2-3 तरह के, तो लोड वो चला रहे होते हैं जी रेजिस्टिव लोड। वो आपने देखा होगा 1000 वाट का रॉड है, वो 7 लगा दिए हैं, वो कहते देखें ये 7 किलोवाट पूरा हो। अच्छा जी, किसी को नहीं पता कि अगर ये जो 7 रॉड उसने 1000 वाट की लाइट्स के लैंप लगाए थे बड़े बड़े, इसको अगर हम 150 वोल्ट देंगे तब भी चल जाते हैं, 100 वोल्ट देंगे तब भी चल जाते हैं, 50 वोल्ट दें तब भी चल जाते हैं। तो रोशनी तो नहीं किसी ने मेजर की ना कि ये कितनी रोशनी ज्यादा थी, वाकई 1000 वाट वाली थी, या ये 220 पे चल के 1000 वाट दिए हैं इसने, या 150 पे चल के 700 वाट दे रहा है, ये तो कोई भी नहीं देख रहा। तो जब यही चीजें नहीं देखेंगे हम तो कहेंगे कि 7 बल्ब हमने चलते देख लिए हैं 1000 वाट के, इसका मतलब है लोड पूरा। लेकिन जब आप घर पे लेके आएंगे तो वो रेजिस्टिव लोड नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास रेजिस्टिव लोड तो तकरीबन खत्म ही हो गया। और कभी होता था एक लैंप होता था, बल्ब होता था जिसकी तार होती थी, वो अब तो हमारे पास रेजिस्टिव लोड ही नहीं है। जब वो चेक करवा एडिसन ने बनाया था, तो वो जो बल्ब है अब तो रहे नहीं। अब इसका मतलब है हमारे पास रेजिस्टिव लोड ही नहीं रहा। तो अब जो लोड है हमारे पास इंडक्टिव लोड है या कैपेसिटिव लोड है। वैसे भी ये जो रेजिस्टिव लोड है ये इतना इम्पैक्ट नहीं डालता, ये जो अंदर मॉसफेट्स लगे होते हैं। हाँ, ये उनके लिए तो एक समझ लेके एक नरम सी चीज है। इंडक्टिव लोड जो है उसका उससे चेक करवाया। तो लेकिन हमने घर ला के चलाना है फैन, हमने लाना है वाटर पंप, हमने चलाना है उससे एसी। तो जब ये चीजें चलती हैं कैपेसिटी बिल्डिंग, तो तब पता चलती है कि इस सिस्टम की कैपेसिटी कितनी थी। अच्छा, ऐसे है कि जब आपने ये देसी इन्वर्टर लेना है तो उनको कहना है कि 7000 वाट की मैं मोटर चला के, हाँ जी, मोटर चला फिर कभी भी नहीं चलनी। हाँ, 7000 वाट की क्या, उस पे 4000 वाट की भी मोटर चल। अगर आप उसको 7000 वाट कहेंगे ना, इसका मतलब है कि आपने कोई अगर एक हॉर्स पावर देखें तो वो 745 वाट के करीब होता है। तो आप उसको कहें कि 3 हॉर्स पावर की मोटर भी चला देना तो वो भी नहीं चले। अच्छा, हालांकि 1000 वाट और 745 वाट, 1 हॉर्स पावर कितना है 745 वाट। तो आप 3 हॉर्स पावर की मोटर के इन्होंने चलाने के लिए तो कितना बनेगा 2100 से 2200 वाट, 2200 वाट समझ लें। तो 2200 वाट भी नहीं वो मोटर वाला चला सकेंगे। उससे पहले ही चांस है कि वो देसी इन्वर्टर जो है। और वैसे भी एफिशिएंसी के लिहाज से भी ये सोलर से पूरी पावर तो नहीं एक्सट्रैक्ट करते। नहीं, सोलर से ये पूरी पावर नहीं एक्सट्रैक्ट कर रहे, क्योंकि ये एमपीपीटी के साथ नहीं चल रही, क्योंकि ये मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैक नहीं कर रहे। ये बस प्लेट्स के ऊपर लोड कर देते हैं जितना हो सके, उससे उसके वोल्ट ड्रॉप हो जाते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया है कि वो 150 वाट पे भी 150 वोल्ट पे भी वो लैंप रोशन हो जाते हैं। लेकिन आपके घर के जो एसी हैं, जो वाटर पंप है, वो तो 150 वोल्ट पे अच्छी तरह काम ही नहीं करते। और जैसे ही वो 150 वोल्ट पे आएंगे तो और ज्यादा करंट लेना शुरू करेंगे, और जैसे ही और ज्यादा करंट लेंगे तो उसी वक्त इन्वर्टर फारग। और इसके साथ साथ जो हमारा जो मकसद होता है वो ये है ना कि बिल में कमी आए। और आपने जो आपका जैसी थोड़ा सा धूप कम होती है तो इन्होंने फट से वो वापस शेयरिंग भी शुरू कर लेनी। इसी ने उसी बाज़ दफा ये सिर्फ शिफ्ट ही कर जाते हैं, टोटल शिफ्ट कर जाते हैं। और जो क्लेम कर रहे हैं कि वापडा शेयरिंग कर रहे हैं, वापडा शेयरिंग कैसे करेंगे जी? आपने लगाई हैं कोई 6 प्लेटें, तो वो आपको दे रही हैं मिसाल के तौर पर 300 वोल्ट। जब आपने लोड करना है उस पर तो उसके जो एमपीपीटी वोल्ट हैं वो तकरीबन 41 है या 14। इसका मतलब है कि 6 प्लेटों पे 40 वोल्ट को मल्टीप्लाई करवाएं तो वो तकरीबन बन जाते हैं 240 वोल्ट। अब 240 वोल्ट को उन्होंने कन्वर्ट करना है एसी के अंदर, तो एसी वेव बनानी है, जो कहते हैं साइन वेव है, वो साइन वेव भी नहीं होती। तो जब उसको 240 को उन्होंने बनाना है साइन वेव, तो वो रह जाने हैं तकरीबन कोई 180-90 के करीब। तो हमारी चीज़ें चल रही हैं 220 पे। तो जाहिर है उसको पूरा करने के लिए वो वापडा से लेगा, वो वापडा से लेना शुरू कर देगा, क्योंकि वापडा के मिल रहे हैं आपको 240 से 45 वोल्ट। अभी देखें कि वो 240 और आपके चल रहे हैं 240। जब आपके प्लेट पे लोड पड़ना है तो आपके वोल्ट्स हो जाने हैं 235, 30, 220 भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर ऊपर एकदम से रोशनी चली गई
बादल आ गए हैं, उन्होंने चले जाना है 150 वोल्ट पे, तो आप वो 150 वोल्ट और आपकी वापडा की आ रही है 240 वोल्ट, तो ज्यादा लोड किस पे करेगा? वापडा पे, वो सारे का सारा वापडा पे कर देगा, वो कभी भी नहीं फिर सोलर से लेगा। तो इस तरह ये चीजें हमें ना मैनिपुलेट करके बताई गई हैं, लेकिन ये इतने फायदेमंद नहीं। ये अगर कोई इतना ज्यादा नहीं अफोर्ड कर सकता 3-4 पंखे चलाने के लिए, यानी कि 1000 वाट तक, उसके पास 1000 वाट का यूपीएस भी मौजूद है, तो उसके लिए फिर बेस्ट सोल्यूशन क्या रहेगा? एमपीपीटी वाला कोई इस तरह का हल? हाँ, इससे ये है कि आप अगर एक घर में मिसाल के तौर पर कुछ 2-3 पंखे हैं, कुछ लाइट्स हैं, कुछ टीवी भी हो सकते हैं, एलसीडी, जैसे हमारी दुकानदार हजरात हैं, दुकानदार हजरात हैं, हाँ, उनके पास 1-2 फैन होते हैं, कुछ लाइट्स होती हैं, तो उनके लिए अगर देखा जाए तो 1 किलोवाट की प्लेट्स बेहतरीन सोल्यूशन। 2 प्लेटें लगा लें। हाँ, 2 प्लेटें लगा लें। और अगर उनके पास देसी किस्म का यूपीएस है, तो अगर वो पैसे नहीं खर्च करना चाह रहे तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यूपीएस के साथ वो फिर एमपीपीटी चार्जर लगाएंगे। यूपीएस है तो इसका मतलब उनके पास बैटरीज भी होंगी, तो उसके साथ सिर्फ उनको 2 चीज़ें लेनी पड़ेंगी। 2 प्लेट्स ले लें जो 580 वाट की, 585 की आजकल नॉर्मल मिल रही हैं, और उनके साथ एक एमपीपीटी चार्जर ले लें। मेरे ख्याल से तो एमपीपीटी जो कंपनीज क्लेम कर रही हैं उन्हीं को ही चेक किया जाए, पीडब्ल्यूएम को तो बेहतर, पीडब्ल्यूएम को ना चेक किया है, क्योंकि अगर आपने थोड़े से पैसे बचाए, इसमें कितने पैसे बचा लेंगे आप? 4000, 5000, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप यही 4-5 हज़ार मिलाकर कोई 15 से 20 हज़ार के दरमियान एक छोटा सा ही एमपीपीटी, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा लोड तो करना नहीं, तो अगर हम छोटा सा ही एमपीपीटी ले लें जो कि 30 एम्पेयर 40 एम्पेयर तक भी हो जाए तो काफ़ी ठीक। तो उस पर हमने क्या करना होगा, दिन के वक्त वो बैटरी चार्ज भी कर सकेगा और आपके 2 से 3 फैन भी चला देगा, आपकी लाइट्स भी चला देगा, कि आपकी दुकान का बिल दिन के वक्त तकरीबन 0 हो जाएगा। अच्छा, शाम को तो वैसे ही बंद करनी होती है? शाम को आपने 5 बजे अगर देख लें गर्मियों में, तो 5 बजे के बाद आप अगर लोड चला लेते हैं और सूरज कम हो गया है, तो जो अगर आपके पास अगर बैटरीज हों, अगर 200 एम्पीयर की बैटरीज है, वो आपको रात को तकरीबन 11 से 12 बजे तक बैकअप देगी। अच्छा। आपके 2 फैंस के साथ, और वो सोलर ही चार्ज कर रहा है? वो सोलर ही चार्ज करके गया था दिन के वक्त। ठीक। तो एमपीपीटी देसी यूपीएस लगा लें अगर पैसे नहीं लगाना चाह रहे, लेकिन इसके लिए एमपीपीटी एक अच्छा लेना। ठीक। बाकी सिस्टम के साथ आप अच्छे टेक्नीशियन के साथ उसको वायरिंग करवा लें तो आपका सिस्टम बेहतरीन चलेगा। आप दिन के वक्त समझ लें कि आपकी जो यूटिलिटी का बिल है वो सिफा। अच्छा, अभी जो हालिया प्राइसेस काफ़ी कम हुई हैं सोलर की, तो क्या समझते हैं कि आइंदा जो आने वाला वक्त है, इसमें सर्दियाँ आ रही हैं आइंदा, तो क्या मज़ीद भी कम हो सकती हैं कि ये अभी आपका क्या तजज़िया है इस बारे में? अभी मैं थोड़ा सा अगर सर्च के माहौल से देखूँ कि मार्केट में क्या चल रहा था, पहले क्या चल रहा था, अब तो कुछ दिन पहले क्या चल रहा था, अब आगे क्या चलने वाला है, तो इसको अगर देखें तो लास्ट ईयर से अगर बात करें तो एकदम से ना बड़ा पीक आया सोलर की सेल्स के अंदर, कि हर मार्केट में जो बैठा हुआ बंदा था उसने बड़े ज़्यादा सोलर को सेल किया। वो कैसे किया है कि हर बंदा बिजली के बिलों से बड़ा तंग है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो या घर पे डोमेस्टिक यूज़र हो, वो बिजली के बिल से बड़ा परेशान था। तो उन्होंने ना एकदम से जो कुछ उनके पास था उन्होंने ना उसको ना सोलर में तब्दील कर लिया। मिसाल के तौर पर उनके पास जितने पैसे थे उन्होंने सोलर में इन्वेस्टमेंट कर दी। उन्होंने कोशिश की थी कि हमारा ना बिल काफ़ी हद तक ना कम हो जाए, तो वो बड़ा ना एकदम से पीक था। लेकिन अब अगर हम देखें ना तो वो एकदम से जो लोग ये सारा कुछ करने के काबिल थे वो कर चुके हैं। और अगर आप देखें पिछले 1-2 माह से तो थोड़ी सी सेल में कमी भी आई है, इसी वजह से कि वो जो पीक था ना वो ख़त्म हो गया। अब वो लोग हैं जो लास्ट ईयर प्लान कर रहे थे कि हमारे पास इतने पैसे हैं तो इतने पैसों में हम क्या कर सकते हैं, वो तब तो कुछ नहीं कर सके। लेकिन अगर आप उन लोगों को अगर ढूंढना शुरू करें तो वो अगर मार्केट में आ रहे होंगे ना आजकल उनकी रेंज में आ चुके हैं, क्योंकि सोलर पैनल आधी प्राइस पे हो गए। लास्ट ईयर दिसंबर में तकरीबन था 56 रुपीज़ पर वाट, 56 से लेकर 60 रुपीज़ के दरमियान था, और आजकल चल रहा है 20 से 25 के दरमियान। ये समझने के आधी से भी कम हो गई है प्राइस। तो एक किस्म की उनको प्लेट्स तो सस्ती मिल रही हैं, लेकिन उनको जो बाकी सिस्टम है वो अभी भी उतनी ही कॉस्टली है। अच्छा, जो बाकी इन्वर्टर्स और बैटरीज वगैरह उनकी प्राइस में नहीं है। लेकिन अगर अब हम देखेंगे कि क्योंकि सीजन आउट हो गया है बैटरीज का भी,
अब सर्दियाँ आने वाली हैं तो बैटरीज बहुत कम सेल होती हैं, तो अब बैटरीज की कीमत कुछ कम होगी। और सोलर जो कि बहुत ज़्यादा पीक से गुजर गया है, उसके बाद उसकी भी सेल एक किस्म की कम हो गई। तो मुझे जो लग रहा है कि वो प्राइस जो है सोलर की मजीद कम हो, यानी कि ओवरऑल जो सिस्टम की प्राइस है, यानी कि जो घबरा रहे हैं इन्वर्टर से, बैटरीज वगैरह से, क्योंकि इनकी प्राइस अभी भी काफ़ी है, तो आने वाले वक्तों में इनकी भी कम हो सकती है। बैटरीज की कम होगी क्योंकि वो जो पीक था गर्मियों के सीज़न का वो गुजर गया है। अब जो स्टॉक्स हैं वो उन्होंने ख़त्म तो करना है किसी ना किसी तरीके से। अब उन्हीं में भी कुछ परसेंटेज नीचे गिरी प्राइस की। सोलर भी सस्ता होगा क्योंकि उसकी जो पीक थी वो टूट चुकी है। अगर मार्केट में आप चक्कर लगाएं तो आपको पहले की तरह की पीक से या पहले की तरह की सेल नज़र नहीं आएगी। तो जब सेल नज़र नहीं आएगी तो इसका मतलब है कि दुकानदारों ने कुछ तो प्राइस कम करेंगे। ऐसे ही तो जो इम्पोर्टर्स हैं अगर उन्होंने भी कुछ इंपोर्ट कर लिया है कुछ 1.5-2 माह पहले, वो अब पहुँचने वाली होंगी शिपमेंट्स, तो उनको भी वो अगर वो रोक के रखेंगे तो उन्हीं का नुकसान। अच्छा, स्ट्रक्चर के बारे में बताएं कि ये पिछले बहुत सारे तूफ़ान वगैरह आते हैं, अभी 2-4 महीने पहले ही बड़े तूफ़ान आए हैं, आंधी वगैरह, तो ये इतना ही इन्होंने स्ट्रक्चर जो है नाजुक बनाया होता है कि पूरे लोगों के सिस्टम लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। तो ये क्या मामला है? ये मसला है कि जो लोग सस्ता सोलर लगवाने की कोशिश करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं किसी सोलर कंपनी को। मिसाल के तौर पर यहाँ भी कोई कंपनी रजिस्टर्ड तो नहीं होती, कोई शॉप वाला या कोई ऐसे सर्विस प्रोवाइडर उसको कॉन्ट्रैक्ट जब देने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो इनको सस्ता करने की बजाय सस्ता करके बता रहा होता है और कस्टमर खुश हो रहा होता है कि मुझे ना एक सस्ती चीज़ मिल रही है। तो कहाँ से सस्ता करेगा सर्विस प्रोवाइडर? ज़ाहिर है वो जो स्टैंड लगाएगा वो हल्का लगा देगा। जो इन्वर्टर है उस पर वो नहीं कम कर सकता। बैटरीज जो हैं वो उसके हाथ में नहीं है, तो उसके हाथ में है क्या? ब्रेकर्स, इंस्टॉलेशन है, ब्रेकर्स की क्वालिटी और जो स्टैंड की क्वालिटी है, जो तार की क्वालिटी है, वो इन्हीं को ही सस्ता करेगा। जब इनको सस्ता करेंगे तो आपके लाखों रुपए ज़ाया हो रहे हैं क्योंकि ब्रेकर से आग लग रही है, तार अच्छी क्वालिटी की नहीं है, तो सोलर से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो लॉस भर गया है। और अगर वो स्टैंड अच्छा नहीं लगाएगा तो जब हवा और आंधी चलेगी तो स्टैंड उड़ेंगे क्योंकि वो इतने कमज़ोर हैं कि वो हवा को बर्दाश्त नहीं कर पाते। और दूसरा ये कि एक प्लेट से और दूसरे प्लेट के दरमियान डिस्टेंस ख़त्म कर दिया। स्टैंड कितना छोटा कर लेंगे? 4 इंच छोटा कर लेंगे स्टैंड। यानी कि उनका ये मकसद होता है कि एक स्टैंड पे ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी प्लेटें आ सकती बस उन्होंने कहा कि 4 प्लेटें लगा देंगे एक स्टैंड पे या 3 लगा देंगे और उनके दरमियान डिस्टेंस नहीं रखेंगे। तो जब डिस्टेंस नहीं रखेंगे तो हवा कहाँ से क्रॉस होगी? इसके अलावा वो जो नीचे कंक्रीट वगैरह भरनी होती है वो भी नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते कि कहते ये प्लेट्स का अपने बड़ा वजन। तो जब प्लेट्स का अपना ही बड़ा वजन है तो जब उसको हवा उठा सकती है तो नीचे तो नहीं पकड़ा जा सकता। और एक ये कि जो प्लेट्स ऐसे एंगल बना के आ रही होती हैं, वो प्लेट्स और छत के दरमियान भी डिस्टेंस नहीं रखते, वो भी बिल्कुल ज़मीन के साथ ही या फ्लोर के साथ ही जोड़ देते हैं। जब फ्लोर के साथ जुड़ा होगा तो हवा कैसे निकलेगी? तो फिर हवा नहीं निकलेगी, हवा फिर लिफ्ट करेगी। और अगर प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस होगा तो जो डिस्टेंस है उसमें भी हवा निकल जाएगी। और प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस नहीं रखा, प्रेशर नहीं मारेगा क्योंकि प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस नहीं है। क्योंकि हमने स्टैंड छोटा करना था 4-4 इंच का, देखिए ना, 1 इंच फ़र्क रखें या 2 इंच का भी फ़र्क रखें तो टोटल 3 प्लेटें लगाएं तो 4 इंच ही छोटा होगा ना स्टैंड ज़्यादा से ज़्यादा। तो कितने पैसे बच जाएंगे आपको? 20 रुपये, 40 रुपये बच जाएंगे। थोड़े से पैसे बचाने के लिए अगले का इतना बड़ा नुकसान। हाँ, वो अगले की वो 3 प्लेटें उड़ के किसी और घर में जाके गिरनी है और वहाँ भी कोई जानी नुकसान हो सकता है। तो ये नहीं सोचते। ये सिर्फ 4 इंच का मेटल का पीस बचाया तो कितने का होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये का, 30 रुपये का, 40 रुपये का। और कस्टमर को लग रहा होता है कि मैंने इस सर्विस प्रोवाइडर से या इंस्टॉलर से जो सेटअप लगाया है ना, उसने मेरे ना 20,000 रुपये बचा दिए। वो आग भी लगती हैं उसके ब्रेकरों को, तार में लॉस भी होना है, प्लेटों ने ज़मीन से उड़ना भी है हवा के दौरान, तो कितने पैसे बचे? 20,000। तो इस तरह हम लोगों को मुतमिन करके काम कर देते हैं और फिर लोग जब नुकसान होता है तो फिर कहते हैं जी ये हमारी किस्मत में ही ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा, जो सोलर इंस्टॉलर है वो कैसे तलाश किया जाए? कि क्या खूबियाँ क्या होती हैं? इसमें ये तो नहीं कि जो ज़्यादा पैसे ले तो आप उसको ही अच्छा समझ लें। नहीं, जब भी आप किसी सोलर इंस्टॉलर से बात करें तो उसे कहे कि आप जहाँ पे काम करके आए हैं, आपने जो सेटअप लगाया है वो हमें दिखाएं।
है ना, वो आपको वहीं पर लेके जाएगा जहाँ पे उसने सोलर सेटअप लगाया हुआ है और अच्छा लगाया हुआ है। वो आपको एक घटिया अगर वो भी किसी जगह पे जाके उसने कोई लो क्वालिटी का सेटअप लगाया था, वो तो नहीं आपको उसका जो पुराना काम है वो देखना। हाँ जी, पुराना काम उसे कैसे दिखाएं, आप कैसा काम करते हैं वो हमें दिखाएं। बहुतों पे ना जाए मैं बड़ा अच्छा ये करता हूँ, बड़ा अच्छा ये करता हूँ, नहीं, ये आप हमें दिखाएं काम कैसे करते। तो वो आपको जब काम दिखाएगा तो आपने उससे चीज़ें अखज़ करनी है, डाटा इकट्ठा करना है कि वहाँ पे उसने स्टैंड किस तरह का लगाया, कैसे लगाया, वो ज़मीन से एंगल रखा है या थोड़ा सा फासला रखा है या नहीं रखा, प्लेटों के दरमियान फासला रखा है या नहीं रखा, तार किस तरह की इस्तेमाल कर रहा है, जब वो फ्लोर के साथ स्टैंड को बांध रहा है तो वो कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की हैं, कंक्रीट को उसने फिल किया है या नहीं किया। तो ये जब चीज़ें आप देख के आएंगे तो फिर अगर वो आपको प्राइस देगा तो आपको पता होगा इसने वैसा लगाना। तो लेकिन अगर आप वैसे ही उनसे बातें कर लेना कि हमने सोलर लगाना है, ऐसे ऐसे लगाना है, तो आपको रेट देगा, आपको लगे कि मार्केट से चलेंगी 40-50 हज़ार सस्ता है, तो आपको नहीं पता कि कैसा सस्ता है। सही। अच्छा, इसमें एंगल का कितना अमल दखल होता है? ऐसे अक्सर मैंने देखा है कि एंगल का आमतौर पर ख्याल नहीं रखा जाता, जितना भी कोई होता है ना उससे लगा देते हैं, या जितना भी एडजस्टमेंट हो रही हो जगह के लिहाज से, ठीक है, कोई ऐसे सीधा ही लगा देता है, कोई थोड़ा इस तरह कर देता है। कितना को ये एफिशिएंसी में कितना को फर्क पड़ता है एंगल? ये जो एंगल की बात है ना, ये गर्मियों और सर्दियों में थोड़ा मुख्तलिफ, क्योंकि आजकल अगर हम मौसम में देखें सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, तो सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, तो अगर आप दिन के वक्त 12 बजे या 11 बजे 1 बजे के दरमियान छत पे जाके देखें तो सूरज आपको कुछ इस तरह नजर आ रहा है आपके सामने में, थोड़ा टिल्ट हो। गर्मियों में ऊपर आ जाता है, गर्मियों में ऐसे सीधा आ जाता है। देखें कि अब ये दो एंगल बन, इनके दोनों के एवरेज एवरेज के ऊपर आएंगे ना तो आपको एक अच्छी एफिशिएंसी मिलेगी। ठीक है। तो ज्यादातर लोग 35 से 45 डिग्री के दरमियान पाकिस्तान में 35 से 45 35 से 45 के दरमियान 45, क्योंकि सर्दियों में क्योंकि एंगल टिल्ट नीचे आ गया होता है तो उस वक्त काम कर रहा होगा, और जो 35 होगा क्योंकि ऊपर होगा सूरज, लेकिन उनके दरमियान हम रहे ना 40 समझ कि 40 डिग्री के करीब रहे, वो गर्मियों में ज़्यादा बेहतर होगा और सर्दियों में। ये अक्सर मैंने देखा है कि लोगों के छत पे ना कोई चीज़ है, गमला लगा हुआ है या टैंकी लगी है या कोई और चीज़ है, तो उसका जो साया है ना वो किसी एक पैनल पे पड़ता है, सारे सिस्टम पे नहीं पड़ता, सिर्फ एक पैनल पे। तो वो जो थोड़ा सा साया किसी चीज़ का पड़ रहा हो तो उससे कोई ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ता, या कोई इसमें एफिशिएंसी का या वो जो पावर वहाँ से डिलीवर हो रही है तो काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। इसमें आप क्या कहेंगे? इसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। अच्छा, थोड़ा सा साया भी पड़ रहा हो किसी एक पैनल पे? हाँ जी, किसी एक पैनल पे जो शेडो है, हाँ, वो उसने उस प्लेट की कन्वर्जन एफिशिएंसी तो कम कर दी है। अच्छा, उस प्लेट की करेगा, उस प्लेट की कर दी, सही चलेगा? नहीं चलेगा। बाकी जो पैनल्स हैं वो उस पे तो धूप ठीक पड़ रही है। हाँ, उस पे तो ठीक चल रही है, लेकिन जो कि हमने जो प्लेटें आपस में जोड़ी हैं वो सीरीज में जोड़ी होती है कि एक प्लेट की पॉजिटिव ले ली, एक प्लेट की नेगेटिव दे दी, दोनों को जोड़ दिए, और इसी तरह हमने ना सारी एक लाइन बनाई होती है। तो जब एक प्लेट उसके दरमियान में या उसके सबसे शुरू में या किसी भी एक प्लेट पे उस एक लाइन में जो हमने सारी तारें आपस में सीरीज में कर दी हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ दिया हो, हमारे पास क्या बचा है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जब हमने किसी एक प्लेट पे थोड़ा सा शैडो करना है ना, तो उस प्लेट ने जो बाकी प्लेटों की करंट अपने अंदर से गुजारनी थी ना, वो भी नहीं गुजारनी थी। अच्छा, मिसाल के तौर पर एक जो मैक्सिमम एमपीपीटी था एक प्लेट का, वो था जी 13 एम्पेयर। अब डायरेक्ट सन उसके ऊपर पड़ रहा है और हर प्लेट 13 एम्पेयर जनरेट कर रही है, तो वो 13 एम्पेयर ऐसे सीरीज में गुजर के जा रहे होंगे। अच्छा जी, रास्ते में आ गई है शेडो, अब पीछे वाली तो 13 एम्पेयर बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये सेंटर वाली बना रही है कोई 7 एम्पेयर, तो इसने तो 13 नहीं गुजरने देने, तो क्या इसलिए बाकी सबको भी साथ पे ले आना, तो बाकी सबको भी साथ पे ले आना। यानी कि ये शैडो इतना खतरनाक है, और लोग कहते हैं यार इस टैंकी का हम क्या करें, पड़ी है तो पड़ी रहने, लेकिन उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि इसको यहाँ से हटा दें या स्टैंड ऊपर ले जाएं, या वो पैनल ही हटा दें, वो किसी और जगह पे फिट कर दें। लेकिन कोशिश करें कि पैनल का एंगल और पैनल के ऊपर जो लाइट है वो एक जैसी रहे, ये ना हो कि एक का एंगल 45 डिग्री हो और ये जो प्लेट आपको तंग आ रही थी इसका आप उठा के 60 डिग्री कर दें, इसका मतलब उसको उठाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसने उस एंगल से बाकी सारी प्लेट्स जो जनरेट कर रही हैं उस एंगल पे वो तो नहीं जनरेट करेगी, तो उसकी पावर कम होगी। तो बाकी सारी जितनी मर्जी जनरेट कर ली, मिलनी आपको उतनी है जो कम से कम पावर बना रही है। जो प्लेट कम से कम बना रही है
वो पावर आपको मिलेगी। अब हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने सोलर जो है लगवाया, वो जो अगले पैनल्स है ना, उनका साया थोड़ा थोड़ा पिछले पैनल्स पे पड़ रहा है। हाँ, तो बस वो समझ लें कि वो अगली वाली जो है वो भी शैडो में ही है। शैडो में लेकिन वो शैडो आपको नजर नहीं आ रहा। हाँ। वो शैडो नजर इसलिए नहीं आ रहा कि आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक वर्चुअल शैडो बन चुका है जो उन प्लेटों पे तो ओरिजिनली पड़ा था, और उसका असर इन प्लेटों पर भी है। चले अब लास्ट पे हमें बता दें, कुछ ब्रांड्स के नाम बता दें जो कि अच्छे काम कर रहे हैं पाकिस्तान में वारंटी के लिहाज से, इसके अलावा उनकी परफॉर्मेंस जो है उसके लिहाज से 3-4 ब्रांड्स के नाम बता दें। अच्छा, हमने जो मार्केट में या अपने दोस्त अहबाब जो काम कर रहे हैं इस तरह के, उसे मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ बातें की कि आप मिसाल के तौर पर ग्रो वाट का सेल करते हैं, आप यूनिक का सेल करते हैं, आप इनवर्क्स का सेल करते हैं, तो इनमें क्या चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं? तो इनमें वो सबसे पहले बात करते हैं कि सर्विस, कि उनको ये लगता है कि जब भी कोई मसला आया ना किसी इन्वर्टर के अंदर, तो अगर तो वो सर्विस सेंटर जो आपके पास होगा और आपको अच्छी सर्विस फराहम करेगा ना, वो ही आपको इन्वर्टर लेना चाहिए, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो। लेकिन अगर आपको मार्केट में पता चले कि ये इन्वर्टर है और इसकी जो सर्विस सेंटर है वो कराची में है, और अगर आप ये इन्वर्टर ले लेंगे तो दुकानदार तो आपको कहेगा हम जिम्मेदार हैं, लेकिन वो उस वक्त जिम्मेदार नहीं होता जब मसला हो जाता है किसी इन्वर्टर के पास। फिर वो आपको यही कहेगा इसको कराची भेजें, वो भेजना भी आपकी जिम्मेदारी है। वो भेजना भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर वहाँ से रिपेयर होके आ गया तो ठीक है, अगर रिपेयर होके ना आया तो वैसे ही आएगा और आपको आने जाने की शिपमेंट आपको ही पड़नी। इस वजह से पहले वो चीज़ ढूंढें कि आपको सर्विस कौन अच्छी देगा। मार्केट में आप कुछ दुकानों पे विजिट करें, कुछ सर्विस सेंटर से बात कर लें, कुछ सेल्समैन जो हैं, जो इंस्टॉलर्स हैं, क्योंकि इनको ये सारा पता है कि कौन सी सर्विस जो है किसकी अच्छी है। तो वारंटी की सर्विस किसकी अच्छी है, तो इस लिहाज से हम इस तरह कोई नाम नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास ना किसी की प्रमोशन है, ना किसी ने हमें प्रमोशन करने के लिए कहा। तो हम एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो लोगों के फायदेमंद हो। ये ना हो कि आज हम कह दें कि ये कंपनी बड़ी अच्छी सर्विस दे रही है, किसी का एक्सपीरियंस बुरा हो जाए तो नाम तो हमारा लग जाए। लेकिन हम चाह रहे हैं कि जनरल इन्फॉर्मेशन दें कि जो कंपनी सर्विस को देखना है, सर्विस सेंटर देखना है कि आपको कौन सा सर्विस सेंटर आपके शहर में होना चाहिए, आपके शहर में हो जाए, कुछ ज्यादा दूर ना हो, क्योंकि आपकी रसाई हो। अगर आपकी रसाई नहीं है तो आप 4 लाख का इन्वर्टर अगर दाना करे 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद उसको अगर कोई मसला आता है, उसको अगर कराची भेजना पड़ जाए तो कैसे भेजेंगे? बहुत मुश्किल हो गया काम। शिपमेंट भी बड़ी पड़ेगी, उसका वजन होना है कोई 10 किलो 15 किलो के दरमियान, तो 10-15 किलो के दरमियान टाइम का गैप आना है, और टाइम गैप आना है, और वहाँ से पता नहीं ठीक भी उन्होंने करना है कि नहीं करना, कौन सा ऑब्जेक्शन लगा के वापस भेज देना है कि नहीं ये सर्विस में नहीं आता, ये वारंटी में नहीं आता। तो लेकिन अगर आपके पास होगा तो उसी वक्त क्लियर होगा ना कि ये सर्विस में आ रहा है या नहीं आ रहा। लेकिन ये सबसे अच्छी बात यही है कि आप इस तरह के झंझट में पड़ने से पहले अच्छे ब्रेकर्स का इस्तेमाल करें। अच्छे ब्रेकर्स का इस्तेमाल आपको ये सारी झंझटों से आज़ाद करेगा। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया। मैंने कोशिश की है कि काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर किया जाए। अगर कोई रह गया तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं वकास साहब से पूछ के तो रिप्लाई कर दूंगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।